नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एमपीसीएस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह दैनिक जागरण के 21 जून अर्थात आज ही के संपादकीय लेख में प्रकाशित शिवकांत शर्मा द्वारा लिखित यूरोप की ज़रूरत पर बना भारत। ठीक है, इसके माध्यम से जो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। आखिर राइटर भारत को क्यों यूरोप की ज़रूरत बना रहे हैं और इसमें हमारे जीएस पेपर 2 के लिहाज से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन की। तो इस आर्टिकल में जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, उन्हें हमने यहाँ अलग से निकाल लिया है और चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। देखिए, राइटर ये कह रहे हैं कि हाल ही में G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इटली की अध्यक्षता में हुआ, इटली में हुआ। ठीक है, अब जो G7 अगर हम ग्रुप की बात करें तो भारत इसका एक सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 के बाद से भारत को प्रत्येक वर्ष इसके वार्षिक सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। अगर भारत को इसका सदस्य ना होने के बावजूद भी प्रत्येक वर्ष आमंत्रित किया जा रहा है तो इसका कारण है कि वैश्विक मंच पर भारत का कूटनीतिक और आर्थिक कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत के अतिरिक्त जो 11 अन्य देश थे उन्हें भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत के पीएम को कहाँ स्थान दिया गया? नेताओं की पंक्ति के एकदम बीच में, G7 के प्रतीक चिन्ह के सामने। इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। इसका क्या आशय है? अन्य देशों की तुलना में भारत की मजबूत राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को रेखांकित करने वाला ये चित्र है ना, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री को नेताओं की पंक्ति के एकदम बीच में और G7 के प्रतीक चिन्ह के ठीक सामने जगह दी गई। तो राइटर ये कह रहे हैं कि एक तो भारतीय प्रधानमंत्री को इस तरह से जगह देना, साथ ही इस ग्रुप का भारत का सदस्य न होने के बावजूद भी 2019 से लगातार प्रत्येक वर्ष भारत को आमंत्रित किया जाना, ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक कद को प्रतिबिंबित करने वाला तथ्य है। अब देखिए, राइटर ये कह रहे हैं कि G7 ग्रुप की अगर हम बात करें तो अमेरिका के अतिरिक्त अन्य सभी देशों की जो आर्थिक रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 2008 में वैश्विक मंदी आई थी और उस मंदी के समय की अगर हम बात करें तो अमेरिका और यूरोप की आर्थिकी लगभग बराबर थी, परंतु उसके बाद से आज तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था यूरोप से लगभग दोगुनी हो चुकी है और भारतीय अर्थव्यवस्था तब की तुलना में, अगर हम 2008 से तुलना करें तो तब की तुलना में आज करीब 3.5 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी देखिए, यूरोप की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 30 देशों का विभिन्न कानून और लाल फीताशाही में उलझ चुकी है यूरोप की अर्थव्यवस्था, क्योंकि यूरोप क्या, यूरोपीय संघ है, उसमें बहुत सारे यूरोप के देश हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय में भी अमेरिका से 25% पिछड़ गया है यूरोप। बुजुर्ग होती आबादी, जिसके कारण देखभाल में जो है बढ़ता खर्च और उससे क्या है बजट असंतुलन, ये सारी समस्याएं कहाँ हैं? यूरोप में देखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कृषि सब्सिडी, श्रम सुधार और सेवा क्षेत्र में प्रवेश जैसी शर्तों पर, ठीक है, यूरोपीय संघ का अड़ियल रवैया देखा गया है, जिसके कारण भारत जैसी तेज आर्थिक रफ्तार वाले देश के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। यूरोपीय देश, जो यूरोपीय संघ है, वो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कृषि सब्सिडी, श्रम सुधार और सेवा क्षेत्र में प्रवेश पर उनका अड़ियल रवैया है। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक भारत
अपने इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं संशोधन करे या सुधार लाए। परंतु भारत की अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो इन सब को नज़रअंदाज करते हुए और अपनी ही शर्तों पर अड़ियल रवैये के कारण भारत के साथ आज तक यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया, जबकि यूरोप के ही अन्य देश जो कि यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, जैसे कि नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और लिंचेस्टीन, इनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है। ठीक है, अभी देखते हैं, देखिए यूरोप में कौन कौन सी परेशानियां हैं। कुछ परेशानियां हमने यहाँ देखी कि लाल फीताशाही है बहुत ज़्यादा, अर्थव्यवस्था जिसके कारण अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पा रही है, प्रति व्यक्ति आय में कमी है, बुजुर्ग होती आबादी है वहाँ पर, है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए करों का बढ़ता बोझ और महंगाई ऐसे कारण हैं जिनसे जनता में रोष है बहुत ज़्यादा। बुजुर्ग आबादी में वृद्धि है, वो हमने ऊपर देख ही लिया, जिसके कारण देखभाल में एक बड़ा हिस्सा बजट का खर्च होता है, जिससे कि बजट असंतुलन होता है। और देखिए शरणार्थी और अप्रवासी समस्या यूरोप में एक बड़े पैमाने पर व्याप्त है, क्योंकि 2015 में यूरोप को जो सीरियाई गृह युद्ध था उसके बाद से दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। उसका कारण था यूरोप की उदारवादी नीतियां। अब इससे क्या हुआ कि मुस्लिम आबादी में धीरे धीरे वृद्धि हुई। फ्रांस में उसकी कुल जनसंख्या का 10% आज मुस्लिम आबादी है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो मूल निवासी हैं कुछ कुछ जगह उस देश के अंदर कुछ कुछ प्रांतों में अथवा कुछ कुछ शहरों में वो अल्पसंख्या में आ गए हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया है और उनमें एक अप्रवासी विरोधी लहर देखी जा रही है। ठीक है, ये भी एक कारण था जिसके कारण ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागनी पड़ी थी। ब्रेक्जिट 2016-17 के मध्य में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला टॉपिक था। ठीक है, अभी देखिए बात करें इसी जो अप्रवासी विरोधी लहर, इसी के कारण यूरोपीय संसद के हालिया चुनावों में जो सत्ताधारी उदारवादी पार्टी है, जितनी भी उदारवादी पार्टियां हैं उनमें उनको हराया गया। किसके द्वारा? अप्रवास विरोधी दक्षिणपंथी पार्टियों के द्वारा सत्ताधारी उदारवादी पार्टियों को हराया गया। चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, इन सभी जगह जो सत्ताधारी पार्टियां थीं उनकी हालत बहुत ही पतली नज़र आई। अब देखिए ये सारे कारण हैं जिसके कारण, ये इतने कारण हमने डिस्कस किए जो एक प्रमुख मुद्दा हैं यूरोप के अंतर्गत जो संकट देखे जा रहे हैं। अब अगर अमेरिका की बात करें तो देखिए अमेरिका की हालत ठीक है, आर्थिक हालत ठीक है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, परंतु ट्रंप की लोकप्रियता का बढ़ना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, जो यूरोप के का राष्ट्रवाद है, वो कहीं ना कहीं पुनः मुखर हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और भारत में क्या है, एक बड़ी आबादी है, एक ऐसी आबादी जिसकी हालिया वर्षों में क्रय क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो यूरोप को अपने विकास के लिए उसको एक बड़े बाज़ार की ज़रूरत है, और साथ ही भारत को भी अपना माल बेचने के लिए यूरोप जैसे विशाल और विकसित बाज़ार की आवश्यकता है। यानी भारत और यूरोप एक दूसरे पर निर्भर हैं अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। साथ ही अगर हम देखें तो भारत से बहुत बड़ी संख्या में जो प्रवासी हैं वो यूरोप के कार्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिससे कि भारत के द्वारा यूरोपीय देशों को एक कुशल मानव संसाधन की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद भारत के द्वारा यूरोपीय देशों को खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है, जिसके माध्यम से वह वहाँ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो अब राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए आगे की राह ये है कि विन विन सिचुएशन यूरोप और भारत के लिए तभी हो सकती है जब किसी न किसी तरह से मुक्त व्यापार समझौते को लागू किया जाए। ठीक है, वर्तमान में G7 सम्मेलन में
जो G7 देश थे उन्होंने भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो आर्थिक सुरक्षा है उसका संकल्प दोहराया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की आक्रामक गतिविधि है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है, और चीन की जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना है उसको भी भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के द्वारा कहीं ना कहीं प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। तो इन सारे जो भी तथ्य हैं उनके आलोक में हमने देखा कि भारत यूरोप के लिए एक बड़ी ज़रूरत है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। और GS पेपर 2 के लिहाज से ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 के हिसाब से। तो इसमें आप ये 2 पॉइंट अवश्य मेंशन करें कि मुक्त व्यापार समझौते की आवश्यकता है और भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक सुरक्षा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा मुखर राष्ट्रवाद देखा जा रहा है यूरोप में, उसके क्या कारण हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो समग्र तौर पर इस जो आर्टिकल है इसको आपको अवलोकन करने की इसकी आवश्यकता है। इसके लिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से GS पेपर 2 के लिहाज से इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आशा करते हैं आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे।